नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रोज़ करंट अफेयर्स का इस समय वीडियो आपके लिए ला रहा हूं, तो उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज तारीख है 7 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर के लिए जितने भी महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न हैं यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम इनके बारे में एक एक बात करने वाले हैं और आप लोग भी हमारे साथ साथ इन प्रश्नों को करते चले जाएंगे, जिससे आपके ये प्रश्न परीक्षा में महत्वपूर्ण रहेंगे और आप लोग आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि आज के कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला हमारा प्रश्न है यहाँ पर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? तो विश्व कपास दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बता रखा था कि हमारा विश्व शिक्षक दिवस मिला हुआ था 5 अक्टूबर को, और जब हमने विश्व शिक्षक दिवस की बात की हुई थी तो हमने बताया था राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग एक और दिवस 5 अक्टूबर को याद कर लीजिए, डॉल्फिन दिवस, जो कि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा हमारा 5 अक्टूबर 2009 को दिया गया था, लेकिन उसका पहला दिवस हम लोग 5 अक्टूबर 2022 को मना रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण हमारी चर्चा थी। अब हम लोग बात करेंगे कपास के लिए। ये जो हमारा विश्व कपास दिवस है, ये ध्यान रखना 2019 से मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2019 से मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है? तो लोगों में, यानी जो भी हमारे व्यक्ति हैं, इन लोगों में कपास के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। कहने का मतलब ये हमारा है कि जो कपास है कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा सब बताने के लिए हमारा मनाया जाता है। बात करते हैं कपास की। तो आप जानते हैं कि कपास हमारा किस कुल का पौधा है? तो बताएंगे मालवेसी कुल का पौधा है। वनस्पति विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक कुल है जिसको कहते हैं मालवेसी कुल। तो ये मालवेसी कुल का हमारा पौधा है। कपास की अगर खेती की अगर हम बात करेंगे तो ये काली मिट्टी में होता है। किसमें होता है? काली मिट्टी में। हमारे यहाँ पर 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उनमें ये हमारी काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। इस दिवस की शुरुआत करता कौन है? तो बताओगे WTO करता है। WTO से हमारा तात्पर्य वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को, और हेडक्वार्टर इसका होता है कहाँ पर? जिनेवा में। ओकोंजी-इवेला इसकी हेड हैं, और ओकोंजी-इवेला हैं कहाँ की? नाइजीरिया की हैं। तो ये प्रश्न यहाँ से आप लोग तैयार कर सकते हैं। कपास के उत्पादन में अगर हम बात करेंगे तो कपास के उत्पादन में हमारा गुजरात का पहला स्थान है, और गुजरात में ही हमारा अहमदाबाद है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर या पूर्व के बोस्टन की संज्ञा दी जाती है। वैसे आप लोग ध्यान रखिए कि मैनचेस्टर जगह हमारी इंग्लैंड में पड़ती है। तो आज का ये हमारा दिवस हो गया। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं, आप लोग इनको तैयार करें। उसके बाद है कामन डॉग। ये एक हमारा नौसैन्य अभ्यास है। कामन डॉग नौसैन्य अभ्यास भारत और नौसैन्य अभ्यास अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुआ है। तो ये हुआ कहाँ पर है? तो फिलीपींस के पास में हुआ है। फिलीपींस के आसपास आप देखते हैं कि हमको प्रशांत महासागर मिलता है, और ये नौसैन्य अभ्यास यहीं पर हुआ है। नौसैन्य की अगर हम यहाँ पर अभ्यासों की अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं कि आपकी परीक्षाओं में भारत का किस देश के साथ में कौन सा नौसैन्य अभ्यास, या फिर थल सेना का या फिर वायु सेना का, ये प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। तो हम लोग अभी कुछ बात करेंगे यहाँ पर कुछ सैन्य अभ्यासों की। अगर हम बात कर लेते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है हमारी वाशिंगटन DC।
जो कि मिलेगी हमको पोटोमैक नदी के किनारे। और कल हमने आपको बताया हुआ था, एक प्रश्न आया हुआ था कि अमेरिका अमेरिका के एक व्यक्ति हैं जिनको WHO में नियुक्त किया था, जिनका नाम था डॉक्टर विवेक मूर्ति। तो आप ये भी जो है यहाँ पर ध्यान करेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करेंगे फिलीपींस की, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मनीला में हमको काहे का मुख्यालय मिलता है, तो बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का। और इसके अलावा हमको यहीं पर मिलता है ADB का, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का। कहाँ पर? मनीला में। तो ये कुछ जानकारी हमारी अमेरिका और कहाँ से है? फिलीपीन से है। अब अगर हम बात कर लेते हैं नौसैन्य अभ्यासों की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा जगह तो है नहीं, बस मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन से नौसैन्य अभ्यास किसके किसके साथ में होते हैं। तो आप लोग जो है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, इन देशों के सैन्य अभ्यास वगैरह आप लोग तैयार कर लीजिए। जैसे एक हमारा होता है स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। उसके बाद हमारा एक होता है सूर्य किरण। सूर्य किरण किसके किसके बीच में होता है, तो बता देंगे भाई, भारत और नेपाल के बीच में होता है। उसके बाद हमारा होता है इंद्र। इंद्र किसके किसके बीच में है, तो भारत और रूस के बीच में है। तो ये कुछ नौसैन्य अभ्यास वगैरह है, तो आप इनको धीरे धीरे तैयार करें। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, रितिका श्रीराम ने राष्ट्रीय खेलों में जीता स्वर्ण पदक। आपके लिए महत्वपूर्ण नाम रहने वाला है रितिका श्रीराम का। इन्होंने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। रितिका श्रीराम का अगर संबंध अगर देखेंगे किससे है, तो ध्यान रखना ये है गोताखोर। कौन है? गोताखोर। गोताखोर तो आप लोग जानते होंगे, पानी के अंदर जो है ये लोग अपना चले जाते हैं, और भविष्य में कहीं ना कहीं अगर मुसीबत आती है तो ये लोग जो है साथ देते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं गोताखोर। तो राष्ट्रीय खेल हमारे चल रहे हैं कहाँ पर? गुजरात में। किस नंबर के हैं, तो ध्यान रखना 36 नंबर के राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं, उसी में इन्होंने जीता हुआ है स्वर्ण पदक। अगर बात की जाए खेलों की, तो कल हमने खेल में आपके लिए हॉकी से 3 क्वेश्चन बताए थे। हमने बताया था कि हॉकी की जो वर्ष की सबसे स्टार अगर कोई खिलाड़ी रही है तो कौन थी? मुमताज खान थी। और उसके बाद हमको गोलकीपर का अवार्ड मिला हुआ था 2 लोगों को, PR श्रीजेश को और सविता पूनिया को। ध्यान रखिएगा। और आप लोग हमें कमेंट में ये बताइए PR श्रीजेश का पूरा नाम क्या है। साथ साथ में आप लोग हमको PV सिंधु का भी पूरा नाम बताएंगे। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया हुआ है। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और आप जानते हैं कि गुजराती से जो है हमारी एक रेखा है जिसको कहते हैं कर्क रेखा, वो यहीं से जो है प्रवेश करती है। अगर बात करें खेलों की, तो खेलों में एक और हमारा कल क्वेश्चन हुआ था, जिसमें हमने बताया था कि जो कॉमनवेल्थ खेल हमारे होने वाले हैं कहाँ पर? मेलबर्न में 2026 में। उसमें कुश्ती और तीरंदाजी को बाहर किया गया था, लेकिन कल एक और संशोधन इसमें हो गया है। तो कुश्ती तो बाहर रहेगी, लेकिन तीरंदाजी को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद अगला हमारा है साहित्य का नोबेल 2022 किसको मिला है? एनी अर्नाक्स को मिला है। ये एनी अर्नाक्स फीमेल हैं, कहाँ की रहने वाली है? तो भाई फ्रांस की रहने वाली हैं। इनको जो है 2022 का साहित्य का नोबेल मिला है। आप जानते हैं कि नोबेल हमारे जो है 10 दिसंबर को बांटे जाएंगे। बाकी इनकी घोषणा लगातार जो हमारी नोबेल कमेटी है वो लगातार करती चली आ रही है। कल हमने जो है नोबेल पुरस्कारों की बात की हुई थी, रसायन की बात हुई थी। तो आशा है कि आप लोगों ने रसायन के जो है पुरस्कार देखे होंगे, किसको किसको मिले हैं। अगर आप लोग चाहें तो हम बता दें, वरना आप लोग जो है पीछे के जितने क्वेश्चन वगैरह है जो हम पूछा करें उनको कमेंट के माध्यम से आप लोग बताया करें। तो 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिए गए थे। उसके पहले जो है 3 लोगों को भौतिक का नोबेल भी संयुक्त रूप से दिया गया था, और इसके पहले चिकित्सा का भी 1 लोगों को दिया गया था।
तो आप लोग इनको जो है हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। बहरहाल जब इन सभी पुरस्कारों की घोषणा हो जाएगी तो हम इनको एक दिन एक साथ लेके आएंगे। और ये नोबेल पुरस्कार हमारे चालू कब से होते हैं, तो ध्यान रखना ये 1901 से दिए जाते हैं। नाम बताया था हमने किसकी यादगार में, तो अल्फ्रेड नोबेल की यादगार में दिए जाते हैं। तो इनको ये मिल गया है साहित्य का नोबेल। ये कहाँ की हैं, तो फ्रांस की हैं। फ्रांस की राजधानी है यार पेरिस, और जो कि हमको मिलेगी कहाँ पर, सीन नदी पर। और यहीं पर फ्रांस में अभी एक नई प्रधानमंत्री बनी है जिनका नाम है एलिजाबेथ बोर्न। एलिजाबेथ बोर्न नाम इनका ध्यान रखिएगा जहां पर अगर कोई नई नियुक्ति हो रही है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं पांचवें प्रश्न की, तो पांचवा प्रश्न हमको मिलता है गति शक्ति पोर्टल को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, गुजरात बना है। गति शक्ति पोर्टल जब हमारा बजट आया हुआ था फरवरी में, तो गति शक्ति पोर्टल के पोर्टल के बारे में बात कही थी किसने, नरेंद्र मोदी ने। गति शक्ति पोर्टल है क्या, वास्तव में अगर कोई हमारा जो है निर्माणाधीन कार्य चल रहा है तो उसको जो है जल्दी निपटान करने के लिए हमारा गति शक्ति पोर्टल आया था। गति शक्ति के लिए हमारे यहाँ पर इंजन आते हैं कितने, 7। तो ये पहला राज्य हमारा कौन बन गया है, गुजरात बन गया है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई राज्य कोई काम अगर पहले कर रहा होता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अभी हमारी नई शिक्षा नीति आई थी, इसको लागू करने वाला पहला राज्य बना हुआ था कर्नाटक। और प्री प्राइमरी में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना हुआ था हमारा उत्तराखंड। और अगर कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कोई था तो कौन सा था, गोवा था। कहने का मतलब है अगर कोई राज्य पहली बार अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग इनको ध्यान रखना। उसके बाद हमारा है अगला क्वेश्चन है स्फूर्ति मेला का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। स्फूर्ति मेला, ध्यान रखना ये स्फूर्ति मेले का संबंध हमारा जो है खादी से है। तो जाहिर सी बात ये कौन करवाएगा, तो खादी एवं ग्रामोद्योग करवाएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग का कहने का मतलब है कि आप लोग जो है विदेशी कपड़े त्याग कर स्वदेशी कपड़े जैसे खादी वगैरह का यूज करिए, ताकि जो है हम लोग आत्मनिर्भर हो सकें और हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे। इस वजह से ये बात की गई है। खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना होती है कब, 1956 में होती है। ध्यान रखना। और इसके प्रमुख अगर यहाँ पर मिलेंगे तो हमको कौन मिलता है, मनोज कुमार मिलते हैं। महात्मा गांधी का भी संबंध हमारा जो है खादी से बहुत रहा हुआ है। जानते हैं कि इन्होंने जो है अपने आश्रम कहाँ पर है, साबरमती गुजरात में, तो अपना चरखा लगा रखा था। और जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज थे तब इन्होंने जो है स्वदेशी आंदोलन चालू किया हुआ था 1905 में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और साथ साथ में ध्यान रखना अभी यूनेस्को ने हमारे यहाँ के 50 कपड़ों की सूची जारी की है जिनको जो है ये विरासत के तौर पे रखेगा। तो स्फूर्ति मेला हमारा हो गया कहाँ पर, नई दिल्ली में। नई दिल्ली भारत की राजधानी है जहाँ पर मुख्यमंत्री हमको मिलेंगे श्री अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए अभी तेलंगाना की किस पार्टी का नाम बदला था के चंद्रशेखर राव के द्वारा, और वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है। आप लोगों से मैं जो पूछ रहा हूँ ये बातें मैं पीछे बता चुका हूँ। तो आप लोग अगर वीडियो हमारा देखते होंगे तो शायद आप लोग बताएंगे। उसके बाद है ऑपरेशन चक्र सीबीआई ने चलाया। सीबीआई का मतलब यहाँ पर क्या है, तो बताएंगे यहाँ पर क्या होता है इसका मतलब, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। तो इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया हुआ है जिसका नाम है यहाँ पर चक्र। ये काम क्या करता है, जो हमारे यहाँ पर कोई अगर संवेदनशील अगर कोई कार्य होता है तो उसकी जांच पड़ताल करने का काम करता है। सीबीआई की स्थापना होती है 1963 में। कब होती है, 1963 में। तो अपना एक ये ऑपरेशन चलाएं। इस ऑपरेशन के द्वारा बहुत सारे संगठन जो
कई आतंकवादी संस्थाओं से लिप्त हैं, उनको ये ढूंढने का काम कर रहे हैं और ऐसी संस्थाओं को ये क्या कर रहे हैं, बंद करने का काम करते चले जा रहे हैं। कौन भैया? सीबीआई। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पूछ सकते हैं ऑपरेशन चक्र आपसे। बहरहाल अगर ऑपरेशन की बात करेंगे तो बहुत सारे हमारे ऑपरेशन देखने को मिलते हैं, जैसे ऑपरेशन विजय हो गया, ऑपरेशन पोलो हो गया, ऑपरेशन देवी शक्ति हो गया, ऑपरेशन गंगा हो गया। तो बहुत सारे ऑपरेशन हैं जिनको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसरो ब्रिटेन के 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। बहुत अच्छी जो है पहल है इसरो के द्वारा। इसरो क्या करने जा रहा है, ब्रिटेन के जो है 36 उपग्रहों को लॉन्च करने जा रहा है। आप जानते हैं कि इसरो जो है हमारे भारत की अंतरिक्ष की संस्था है, जिसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को और हेडक्वार्टर इसका होता है बंगलुरु में। और जहाँ से हमारे उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं वो जगह है हमारी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर, तो बताएंगे श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा, वहाँ से ये लॉन्च करेगा। तो जाहिर सी बात है क्यों लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इसरो जो है कम कीमत पे, असल में क्या होता है कि उपग्रह को लॉन्च करने में ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। और आप लोग देख रहे थे कि हम लोग ब्रिटेन से अर्थव्यवस्था में आगे हो गए हैं, जल्दी जल्दी ये हमारा क्या हुआ है, हमसे पिछड़ गया है। इस वजह से भारत से ये सस्ते दामों पर अपने उपग्रह को प्रक्षेपित करवाना चाहता है। ब्रिटेन वही है जो हमारा यूरोप में होगा, जहाँ से अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पर आए थे और इतिहास में हम बात कर चुके हैं अंग्रेजों के आगमन की। इसरो की अगर बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना मैं आपको बता चुका हूं और इसके हेड हमारे हैं कौन, एस सोमनाथ। ध्यान कर लीजिएगा, ब्रिटेन की राजधानी हो जाएगी लंदन। लंदन हमको मिलेगी टेम्स नदी के किनारे। और अभी यहाँ पर नई प्रधानमंत्री बनी हुई हैं जिनका नाम है लिज ट्रेस। और ऋषि सुनक भाई हमारे यहाँ के हार चुके थे, कोई बात नहीं, कभी मौका मिलेगा फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से याद करिएगा कि कितने उपग्रह, तो 36 उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है इसरो। उसके बाद है निगरानी प्रणाली दक्ष। एक ये हमारी जो है निगरानी प्रणाली है दक्ष, इसकी शुरुआत करने जा रहा है आरबीआई। आप लोग देखते जाइए। तो निगरानी प्रणाली दक्ष क्या है, अगर आरबीआई चालू करेगा तो जाहिर सी बात है कि बैंकों में लेन देन में जो धोखाधड़ी हो रही है उसको रोकने के लिए दक्ष की शुरुआत कर दिया है किसने, आरबीआई ने। आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, जिसकी स्थापना कब होती है, 1935 में होती है और हेडक्वार्टर इसका मिलता है हमको कहाँ पर, मुंबई में। और ये दक्ष प्रणाली शुरू कौन करेगा, तो आरबीआई के गवर्नर शुरू करेंगे जिनका नाम है शक्तिकांत दास, नाम इनका ध्यान रखिएगा। तो ये कार्यक्रम चालू करने जा रहा है। पीछे हमने बात की हुई थी कि अभी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जंक्शन की शुरुआत की थी निर्वाचन आयोग और ऑल इंडिया रेडियो ने। तो हमारे यहाँ पर जो भी अगर कोई कार्यक्रम अगर चालू होते हैं तो आप लोग उनको याद करते चलिए धीरे धीरे। बहरहाल अभी शुरुआत है, धीरे धीरे हम रिवीजन कराते चलेंगे कि कहाँ पर क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कैंसर जागरूकता माह 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक की 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक की चलेगा। कौन सा माह है, तो भाई ये 10 नहीं, ये पूरा महीना चलेगा, 30 तक की चलेगा, 30 अक्टूबर तक चलेगा। कौन सा भैया, तो कैंसर जागरूकता माह। खास तौर से कौन से यहाँ पर कैंसर चलेंगे, तो बताएंगे स्तन कैंसर। स्तन कैंसर आमतौर पर महिलाओं में हो जाता है, जिसको हम लोग जो है ब्रीस्ट कैंसर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ब्रीस्ट कैंसर के नाम से जानते हैं। तो इसी को जागरूक करने के लिए ये हमारा जो है महीना पूरा का पूरा अक्टूबर किसको समर्पित है, तो स्तन कैंसर को जागरूक करने के लिए कि कैसे क्या इसको जो है रोका जाना चाहिए। ध्यान रखना, जो हमारा अगर कैंसर होता है तो जानते हैं कि कैंसर हमारा क्या होता है, तो कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि को हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं।
कैंसर का अध्ययन हमारा जो है ऑन्कोलॉजी कहलाता है, और कैंसर दिवस हमारा 4 फरवरी को मनाया जाता है। इतनी चीज़ें ये आप लोग जो है ध्यान रखिए कि कौन सा जो है हमारा माह चल रहा है, कब से कब तक होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 में भारत की जीडीपी 6.5% रहने का अनुमान है। आप जानते हैं कि विश्व में बहुत सारी जो है रेटिंग एजेंसियां हैं जो क्या करती हैं कि हर देश की या फिर जो इनके मेंबर होते हैं इनका जो है जीडीपी वगैरह हमारा बताया करती हैं। जीडीपी तो आप लोग जानते होंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमारा होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो इन्होंने बता के रखा है, कितनी कर दिया है, 6.5 कर दिया हुआ है। पहले ये ज़्यादा थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार कोई ना कोई जो है बीमारी आ जा रही है या फिर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था हमारी थोड़ा सा हमारी क्या वैश्विक लेवल पे गिरती चली जा रही है। इस वजह से विश्व बैंक ने भी अपनी जो है भारत की अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा गिरा हुआ दिखा दिया हुआ है। विश्व बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्व बैंक की स्थापना होती है 1944 में ब्रिटन वुड्स आयोग के द्वारा, और काम करना चालू करते हैं 1945 में। हेडक्वार्टर हमको मिलेगा कहाँ पर, वहीं वाशिंगटन डीसी में, और इसके हेड हो जाएंगे कौन भैया, डेविड मालापास। तो आप लोग ये क्वेश्चन हमारे जो है आप लोग करिए और धीरे धीरे नोट्स बनाइए, धीरे धीरे जो है आपके लिए तैयार होते चले जाएंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको कम समय में अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला दें। तो आप लोग अभी पेपर वगैरह देंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारे जो है आपको प्रश्न मिलेंगे। तो आप लोग कतई कुछ सोचे समझे इन चीज़ों को तैयार करना चालू कर दें। जय हिंद, जय भारत।